पेपर में बहुत चैलेंज होता है स्टूडेंट के साथ। कौन सी यूनिट बहुत चैलेंजिंग होती है? मुझे जो दिक्कत आ रही थी वो लास्ट यूनिट्स में, जैसे आईसीटी एनवायरनमेंट, इन सब में दिक्कत आ रही है। एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने थ्योरेटिकल पार्ट को बताया, तो आप लोग के रूम का एनवायरनमेंट कैसे रहता था? क्या आप स्टिकी नोट्स वगैरह थ्योरेटिकल वो कैसे आप कंबाइन बता सकते हैं? पर्सनली सर, मेरे को स्टिकी नोट्स ऐसे रूम में हर जगह पेस्ट करके मुझे सूट नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को ही प्रेफर करती थी अपने नोटबुक पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के इस स्पेशल टॉपर स्टॉक सेशन में। आज हमारे साथ दो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूडीसीनेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स में इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी जेआरएफ क्रैक किया है। सो कीर्ति एंड जयंत, आप दोनों का स्वागत है। और आज हम बेसिकली जानने वाले हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 इसको कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, बिकॉज दिस इज़ हमारे मेजर टास्क। सो कैसे टाइम मैनेजमेंट था, क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई गेस मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि पेपर उन पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो थोड़ा सा इन लोगों से हम समझ सकें। सो जयंत, आपका पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस करेक्ट बने थे? सर मेरे पेपर में 31 क्वेश्चन है। 31। पेपर में बहुत चैलेंज होता है स्टूडेंट के साथ। कौन सी यूनिट बहुत चैलेंजिंग होती है? सर जैसे मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू करे थे भाई, तो मेरा मॉक टेस्ट में ये हो रहा था कि मैथ रीजनिंग ये सब मेरा ठीक था, क्योंकि मेरे 12th तक मैथ रही है मेरे पास। तो मुझे जो दिक्कत आ रही थी वो लास्ट यूनिट्स में, जैसे आईसीटी एनवायरनमेंट, इन सब में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद मैंने वीडियोस वगैरह देखी, तो वहाँ से फिर मैंने 3-4 यूनिट कवर करी। तो मेरा स्कोर मॉक टेस्ट में 70+ के अराउंड बन रहा था। तो उससे मुझे ये लगा कि सही स्कोर बन रहा है। अगर 70 रहेगा और उसमें पॉलिटिकल साइंस में अच्छा रहेगा तो मेरा आगे सही हो जाएगा। तो सर पर ये था धीरे धीरे काफ़ी टाइम पड़ता था, मतलब रात के टाइम भी जैसे नींद आती थी। पर फिर भी पेपर 1 में ये था कि अगर पेपर 1 में स्कोर नहीं हो तो जेआरएफ नहीं निकल पाएगा। तो ये दिमाग में था सर, काफ़ी मतलब ठीक रहा था इसको। तो आप पेपर में कितना टाइम स्पेंड करते थे? पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 टाइम कैसे, कितने घंटे आप एलोकेट करते थे सब्जेक्ट वाइज? सर मैंने तो एक्चुअली, जैसे मैं पेपर 1 में कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स कवर कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड या कम्युनिकेशन। सो आई वुड डू दैट मॉर्निंग में, क्योंकि थ्योरी बहुत अच्छे से याद हो पाता है। ठीक है। एंड अगर पॉल साइंस में फैक्ट्स हैं, मुझे ज़्यादा उसमें थ्योरी करना है तो मैं उसको फिर मॉर्निंग में करती थी। मेरा ऑल्टरनेट रहता था। एंड इफ आई एम डूइंग मैथ्स या रीजनिंग तो दैट आई यूज्ड टू डू एट द इवनिंग टाइम। अच्छा, और एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने थ्योरेटिकल पार्ट को बताया, तो आप लोग के रूम का एनवायरनमेंट कैसे रहता था? क्या आप स्टिकी नोट्स वगैरह थ्योरेटिकल वो कैसे आप कंबाइन बता सकते हैं? पर्सनली सर, मेरे को स्टिकी नोट्स ऐसे रूम में हर जगह पेस्ट करके मुझे सूट नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को ही प्रेफर करती थी अपने नोटबुक पे। मैं स्टिकी नोट्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए। कहीं पे जैसे नोटबुक में बुक मार्क कर लिया किसी को, उसमें आई यूज्ड टू यूज देम, पर उसके अलावा नहीं इतना। आपका क्या रहता था? सर स्टिकी नोट्स रूम में तो नहीं सर, पर मैं जहाँ पे पढ़ता था सर वहाँ पे मैंने सर कॉन्स्टिट्यूशन का वो लगाया हुआ था चार्ट्स। और सर वहाँ पे छोटे छोटे जो मुझे ये था, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, क्रोनोलॉजी बेस्ड जो सर क्वेश्चंस थे, क्योंकि सर क्रोनोलॉजी बहुत आई थी जो जून वाला पेपर था। तो सर मेरे ये था कि ये क्रोनोलॉजी नहीं छूटनी चाहिए, जितनी भी कैग हो गया या ऑडिटर जनरल कुछ भी। तो मेरे में ये था कि ये नहीं छूटना चाहिए। तो सर वो सब मैंने लिख रखा था। और जब मैं रात में सोने से पहले एक बार उन सबको दोबारा रिवाइज करता था। अच्छा, मैं आप दोनों से पूछ रहा था बिकॉज आप दोनों टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आपने तैयारी की है, आपने कोर्सेज में एडमिशन लिया था, ठीक है। सो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कोर्सेज के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज अगेन अभी भी इस बार के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। अब उनको उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी की क्लासेस भी देखने हैं आपको, स्टडी नोट्स भी लगाने हैं, प्रैक्टिस सेक्शन भी है, टेस्ट सीरीज भी है, PYQs भी हैं, एंड साथ साथ अपने आप को कंसिस्टेंट भी रखना है। सो what is how you guys are like let's say utilizing those resources? आप classes live attend करते थे, recorded करते थे, मतलब again आपका क्या approach था, and how you are using all those resources जिससे आप finally से, because अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, कोई भी सब्जेक्ट, वैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, करीबन 2500 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया होगा, बट उसमें से कुछ लोगों का JRF हुआ है। तो अब वो बाकी सब उस रिसोर्स, बिकॉज रिसोर्स सबके लिए सेम थे, टीचर सबके लिए सेम था, टीचर सबके लिए सेम था, सब क्लासेस हो रही थी, बट उसमें से आप लोग अगर निकल पाए तो आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया, आपका क्या अप्रोच था, वो थोड़ा सा ये करके बताइएगा। सर आई बिलीव रिवीजन इज द की। फर्स्टली हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बट क्लास में जैसे आप बहुत बारी बोलते हो कि ये यहाँ से आ सकता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ नहीं आएगी, इसको मत करना, पर यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है, इसको कर लेना। तो मैं सिर्फ उसी चीज़ को अपने नोटबुक में नोट डाउन करती थी कि ये फैक्ट है, ये सर ने बताया तो आएगा ही आएगा, उसको लिख लिया बस। बाकी पूरा थ्योरी सेंटेंसेस फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को ही हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं।
एंड रिवीजन इज़ द की। हम क्या करते हैं, हम सेकंड यूनिट पे मूव ऑन कर जाते हैं बट फर्स्ट यूनिट पे दोबारा नहीं जाते, फिर थर्ड यूनिट शुरू हो जाती है, पीछे का सब भूलते रहते हैं, सब होता रहता है गायब। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 घंटे, 1 घंटा पेपर 1, 1 घंटा पेपर 2 मॉर्निंग में उठते ही इज़ फॉर रिवीजन। अब शेड्यूल बना लो कि पहले 10 मिनट मुझे ये यूनिट को क्रोनोलॉजीज रिवाइज करना है, इसके बाद सेकेंड यूनिट के क्रोनोलॉजीज करने हैं, उसको डेली बेसिस पर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना फैक्ट्स तो ऐसी चीज़ें आज याद होंगे, कल भूल जाएंगे हम लोग। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं। सेकेंडली, मेरे साथ टूवर्ड्स दी एंड बहुत पैनिक सिचुएशन में सब होते हैं, तो वो हुआ था कि अभी मेरे को बहुत कुछ करना बाकी है, ये भी बचा है, प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, यूट्यूब लेसन्स भी लेने हैं सर के, उसमें टेस्ट करने हैं, मॉक टेस्ट करना है, बहुत कुछ होता है। पर एक माइंडसेट होना चाहिए कि सब कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ मैं उससे कितना बेनिफिट ले पा रही हूँ। प्रोडक्टिविटी स्कोर, मतलब कि उससे जितना आप कितनी 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका स्कोर में कितना इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली। रादर देन डूइंग 15 मॉक टेस्ट, इट्स बेटर दैट हम 10 लगाएं या 5 भी लगाएं, पर उनसे जो मिस्टेक्स हुई है उनको दोबारा जाकर फिर से रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस नाइस। जयंत, व्हाट अबाउट यू? आपने कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जो आपको क्लासेस वगैरह मिले? सर मेरे लिए तो यही था सर, जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन, जैसे सर इन्होंने बोला रिवीजन सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं पॉकेट नोट्स बनाता था अपने, कि एक सर मेरा दोस्त है अनिरुद्ध, वो उससे मैंने ये सीखा था कि पॉकेट नोट्स बनाने। तो सर मैं जैसे कॉलेज में, मैं कैंपस में पढ़ता हूँ सर, CCS यूनिवर्सिटी में, तो सर मैं वो लेके जाता था क्लास में भी, कोई टाइम मिल रहा है तो उसे रिवाइज कर लिया हमने, बोर्ड पे यूज़ कर लिए। तो सर उससे बहुत हेल्प मिली। जैसे इंडियन थिंकर्स हैं उन सबके सर जो फैक्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि सर फैक्ट्स ही आ रहे थे, तो ये था कि फैक्ट्स सारे दिखे होने चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन सी किताब कब लिखी है, ये सब मैंने करा। सर एक रजत भैया हैं हमारे सर, उसी ने वो PhD में है उनका एडमिशन, तो उन्होंने सर हमारी बहुत मदद करी थी इस जर्नी में भी, काफ़ी इनकी हेल्प रही है। तो सर स्पेशल थैंक्स टू रजत भैया जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा था। और सर टेक्स्ट बुक का तो सर बहुत योगदान है, मतलब इसके बिना तो सर ये JRF की जर्नी सर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं थी, अगर मैं अपने पर्सनली। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा, बिकॉज अगेन मतलब आज से 2 साल पहले अगर मुझसे कोई पूछता कि लेट JRF एग्जामिनेशन कितना टफ है, तो मेरा बहुत सिंपल होता है कि यार इतनी मेहनत वाली जो टेंशन नहीं है, 3-4 महीने भी ढंग से पढ़ लोगे तबियत से तो हो जाएगा। बट नाउ आई लिटरली नो जिस लेवल पे क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका है, जिस लेवल पे अब शायद तक 1 साल तो मिनिमम चाहिए 6 महीने की भी है, बिकॉज 6 महीने में तो आप समझते हो उसको कि आपने क्या क्या गलती कर रहे हैं, बिकॉज ठीक है। और उसके बाद जाके तो अगेन इन लोगों ने बहुत कंसिस्टेंट से प्रिपरेशन की है, तभी ये सक्सेस मिली है। इट्स नॉट दैट ईजी थिंग नाउ। पहले हो सकता था कि बहुत आसान था कि 1-1.5 महीने की तैयारी में भी अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है। बाकी सर कुछ सवाल आप इन लोगों से पूछना चाहेंगे? मेरा यही सवाल था कि जैसे 4 फरवरी को रिजल्ट आया, तो उससे पहले आप स्टूडेंट तो और आज आप JRF क्वालिफाइड हो, क्या कॉन्फिडेंस में फ़र्क आ रहा है और फैमिली वगैरह क्या रिएक्शन दे रहा है? सर मुझे तो पर्सनली बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जी, मेरा जो स्कोर था मुझे लग रहा था बिल्कुल बॉर्डर पे है, नहीं हो पाया। राइट। सिंस लास्ट ईयर की पॉल साइंस की कट ऑफ तो कहाँ पहुंची हुई थी, 244 थी वो, उसको देख के अगर हम करें तो नहीं था पॉसिबल। पर देन जब रिजल्ट देखा तो साइट क्रैश हो गई, तो बहुत देर तक उसी में रात भर लगे रहे। मैंने सर को भी आई थिंक रात को 2 बजे अपना स्कोर कार्ड भेजा था, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब उस रात तो मेरे को नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी कि ये क्या हुआ। आई वॉज रीचेकिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन कि ये मेरा ही रिजल्ट है किसी। तो वो चीज़ हुई थी। एंड देन मॉर्निंग में जब मैंने फैमिली में सबको बताया, दे वर वेरी हैप्पी। इवन दे वर लाइक कि हमने बोला था हो जाएगा, तुम ही कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो आपका क्या था? सर मेरा भी साथ भी सेम ही था सर। पेपर से 1 महीना पहले मैं बीमार हो गया था, तो मैं तो एडमिट था सर। तो मुझे लगा कि इस बार चलो देते हैं, नेट हो जाए, कि सर तैयारी तो थी मेरी, तो ये था नेट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं जून वाले में। पर सर लकली इस बार ही JRF निकल गया। और सर जैसे रिजल्ट आया 4 तारीख को, सर मैं पूरे टाइम उसमें लगा रहा। रिजल्ट खोलने से मैंने टैब में, लैपटॉप में, की साइड फोन में, सर सारी जगह से, क्योंकि आपकी भी लाइव चल रही थी उस टाइम, तो मैं वो भी देख रहा था, मैं कहीं तो खुले। तो सर ये करता रहा सर। फिर 1:09 पे मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट खुला, तो मैं एकदम से, फिर मुझे एकदम से ये हुआ, उस पर लिखाया क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। सर मुझे ये था कि बहुत खुश हुआ, मुझे सब मन से ये हुआ ये क्या हो गया, वो वाली फीलिंग थी। तो सर फिर पापा मम्मी भाई सब सो रहे थे, तो सर मैं तभी रूम में गया जगह बताने। तो फिर सर पापा सब सर खुश हुए, फैमिली में सर सब लोगों को पता चली, सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट करा। कॉलेज गए वहाँ सर, वहाँ पे सर ने, सब लोगों ने बहुत, मतलब सर ये लग रहा था कि कुछ हुआ है लाइफ में, अच्छा हुआ है कुछ। वो कॉन्फिडेंस आपको आगे की जर्नी में बहुत। हाँ सर ये है कि थोड़ा सा मोटिवेट हो गए हैं लाइफ में कि आगे क्या कर रहे हैं। हाँ सर कर सकते। कुछ अच्छे झंडे गाड़ी देंगे लाइफ में। सर चलिए बिलीव कि होता क्या है,
पेपर 2 अब इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इतना ज़्यादा कि कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट हो सकती हैं, बट वो उन्होंने 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स दिए इस बारी। वहाँ पे पेपर 1 इज़ द गेम चेंजर, इट्स द लाइफ सेवियर। मतलब अगर वहाँ पे आप स्कोर कर रहे हो 40 प्लस, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। एंड अगर पेपर 2 में आप स्टिल कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू शुड रियली इन्वेस्ट इन पेपर 1। कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जहाँ से बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। हम बहुत बारी सर बता चुके हैं, DI मैथ्स CI मैथ्स बहुत डरते हैं। मैं पर्सनली भी, हम ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो मैथ्स से उतना हमारा टच नहीं है, बट आपकी क्लासेस देख के इतना इजी लगता है कि सर ने एक ट्रिक बता दी या सर ने 3-4 क्वेश्चंस भी उस टाइप पे करा दिए, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं, हो सकता है, ये इतना टफ नहीं है। मैथ्स, DI, जो भी लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत ईजी यूनिट्स हैं, तो वहाँ से स्कोर करना इज़ अ बहुत इजी हो गया सर आपके लेक्चर्स के साथ। थैंक यू। सो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको और भी मोटिवेटिंग स्टोरीज और साथ साथ इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस जो है यहाँ पे मिलते रहेगा। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जुड़े रहिए और इन दोनों पर ही कॉन्ग्रेचुलेशन JRF करने पे। आगे की जर्नी के लिए भी हम लोग अपनी तरफ से शुभकामनाएं देंगे कि आप आगे बढ़ते रहें और सक्सेस पाते रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर दिस।